हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम सीटेट सितंबर 2026 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स, जो हर एक मीन्स अगर हम बात करें तो हर ईयर कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी का बुक का एक चैप्टर रहने वाला है, जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का ये चैप्टर है फ्रेंड्स, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर ही है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये सीटेट के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। बस आपको अगर थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू आपके पास रहेगा कि क्या होता है, नहीं होता है, जो बेसिक टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। एंड इस चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छे से A to Z, है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ हो और मैंने उसको स्किप किया है। तो बहुत ही थरोली मैंने चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। एंड बहुत ही आपको एक क्रिस्प आप नोट्स इससे बना सकते हैं दोस्तों। जितना सिंपल हो सकता है मैंने उतना इस चैप्टर को रखने का कोशिश मैं की हूँ, तो आपको इस चैप्टर को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत एक छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में जो होते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट हैं उसको मैं डिस्कस करूँगी। तो आप एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा, सो दैट इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चंस हर एक ईयर क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इसमें नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सीटेड टॉपिक है। तो बिकॉज एज वी नो कि हमारा कंट्री जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बिलीव रखता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर आप ये चैप्टर एनसीईआरटी के बुक से आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूँ, ये ओल्ड एनसीईआरटी का जो वहाँ से सारे मैंने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से मैंने लिया है। इसमें एक स्टोरी से कहीं ना कहीं सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जिससे ये दिखाया जाता है कि डाइवर्सिटी होता क्या है। बहुत ही एनसीईआरटी का ये बहुत अच्छा खूबी है फ्रेंड्स, कि वो इतना अच्छे से जो हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं उसको वो पुट करते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को डिफ़िकल्टीज ना आए कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं समझने में एंड इम्प्लीमेंट करने में। तो उसमें कुछ बच्चों के एग्जाम्पल्स लिए गए हैं कि अगर सेम एज ग्रुप के कुछ बच्चे हैं एंड उन्हें कुछ ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है, तो क्या वो सेम पैटर्न के ही ड्रॉ करेंगे? सबने जो ड्राइंग बनाया होगा क्या वो सिमिलर होगा? सबने एक जैसा ही बनाया होगा? तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ हर एक बच्चे का, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, यूनिक स्किल्स होता है दोस्तों, जो वो होल्ड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस सब में होगा। तो इससे क्या सो होता है कि बच्चों का जो मेंटल एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, सोचने का, स्किल्स का, उसमें सबके अंदर अलग अलग होता है। ये भी कहीं ना कहीं हमारा डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इस चैप्टर में लिया गया है, एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझाया गया दोस्तों, समीर 1 एंड समीर 2 का। तो दोस्तों, कैसे ये दोनों जो बच्चे हैं, समीर 1 एंड समीर 2, ये स्टोरी के तहत कैसे एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है कि डाइवर्सिटी आखिरकार होता क्या है। तो समीर 1 जो है इस चैप्टर में, वो इंग्लिश अच्छे से बोल पाता है, लिख पाता है, पढ़ पाता है, ठीक है। और समीर 2 जो है दोस्तों, वो ही स्पीक्स हिंदी, वो ज़्यादा फेमिलियर है हिंदी के साथ। वहीं समीर 1 जो है वो एक हिंदू है एंड समीर 2 जो है दोस्तों वो एक मुस्लिम है। समीर 1 जो है वो स्कूल जाता है एंड समीर 2 जो है वो न्यूज़पेपर सेल्स करता है। ये पूरा स्टोरी बहुत ही 2-3 पेजेस में कवर किया गया है। मैंने 2-3 पेजेस को बस ये 2-3 लाइन पॉइंट भी मैंने कवर कर लिया। एंड सबका पूरे का स्टोरी का जो कहीं ना कहीं कंक्लूजन है, बस ये 3 पॉइंट है कि एनसीईआरटी यही समझाना चाह रहे हैं दोस्तों कि ये दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, आप देखेंगे तो आपको एक डाइवर्सिटी नजर आएगा कि समीर 1 जो है वो उनका और समीर 2 का रिलीजन अलग अलग है,
एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, दोनों के कल्चर अलग अलग है, दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग है। एक स्कूल जा रहा है और एक न्यूज़पेपर सेल्स कर रहा है। कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा कि उन्हें पढ़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा, उनका फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं होगा कि वो भी स्कूल जा सके, पढ़ सके। दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंसेस है, एक हिंदी बोलता है और एक इंग्लिश के साथ ज़्यादा फेमिलियर है। तो ये जो बहुत सारे जो डिफरेंसेस आए दोस्तों, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं कि दोनों अलग अलग लैंग्वेज को कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, दोनों का कल्चर डिफरेंट है, दोनों के जो बैकग्राउंड्स है वो अलग है, एंड दोनों के रिलीजन अलग है। हो सकता है दोनों का जो रीजन होगा वो भी अलग होगा, कोई एक कहीं और से बिलोंग करता है, कोई दूसरे किसी और प्लेस से बिलोंग करता है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हुए दोस्तों, तो यही हमारा डाइवर्सिटी का को शो करता है, एंड यही हमारा बेस्ट एग्जाम्पल डाइवर्सिटी का एनसीईआरटी ये बुक दे रहा है। अब हो सकता है कि दोनों का फूड पैटर्न भी अलग अलग होगा, कोई एक ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा तो वो हो सकते हैं कि, या फिर कोई मान लेते हैं कि कोई एक लद्दाख में रह रहा होगा, दूसरे कोई एक केरला में रह रहा होगा। ये वाला एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रही हूँ दोस्तों क्योंकि चैप्टर के एंड में जो हमारा ये दोनों मैंने अभी जगह का नाम यूज़ किया है, लद्दाख एंड केरला, ये दोनों एग्जाम्पल यूज़ करता है एनसीईआरटी, एंड वो भी एक डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए ही ये एग्जाम्पल यूज़ कर रहा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ एनसीईआरटी इसी बुक में इनइक्वालिटी के बारे में भी थोड़ा बताया गया है। वो इसलिए बताया गया दोस्तों क्योंकि अभी हमने जो डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा तो हमने क्या समझा कि अगर हम दो लोगों को खड़े रखकर कंपैरिजन करें तो दोनों के जो भी उनके कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन एंड उनके जो फूड पैटर्न, उनके क्लोथिंग पैटर्न, इन सारी चीज़ों में जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं, एंड ये डाइवर्सिटी को शो करता है। तो क्या बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को भी वो डाइवर्सिटी समझने लगते हैं, इसलिए इस चैप्टर में स्पेशली एनसीईआरटी मेंशन करता है कि इनइक्वालिटी क्या होता है। और फ्रेंड्स सीटेट हमेशा इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी को लेकर के क्वेश्चंस पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इसके बीच में बहुत ही आपको थीन लाइन गैप है जो कि समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस में आपको इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी दोनों एक साथ आपको मिलेंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो एग्जाम्पल दे रहे हैं क्वेश्चन में वो डाइवर्सिटी के हैं या फिर इनइक्वालिटी के। तो इनइक्वालिटी क्या होता है दोस्तों? व्हेन अ पर्सन डजंट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, उनके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज या फिर रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, जो बाकी लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, कोई एक इंसान है, कोई एक पर्सन है, उनके पास वो सारी चीजें नहीं है जो दूसरों के पास है। ये क्या शो करता है? ये डाइवर्सिटी शो नहीं करता है दोस्तों, ये इनइक्वालिटी शो करता है। कैसे इनइक्वालिटी शो कर रहा है कि दोनों पर्सन को एक साथ आप रखेंगे तो एक के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं कि वो अपनी लाइफ में जो करना चाहे कर सकते हैं, जैसे रहना चाहे रह सकते हैं, सारी वो कंफर्ट की चीजें हैं, लेकिन दूसरे पर्सन के पास वो सारी चीजें नहीं है जो उन्हें भी एक कंफर्ट लाइफ दे सकता है। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स? इनइक्वालिटी को ये शो कर रहा है। तो कभी भी इनइक्वालिटी को डाइवर्सिटी के साथ आप नहीं कंफ्यूज होंगे कि दोनों में यही डिफरेंस होता है कि इसमें एक के पास रिसोर्सेस वो सारी चीजें नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है जो बाकी लोगों के पास है। धीरे धीरे आपको डाइवर्सिटी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो ये हिस्ट्री एंड जो हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं उनसे हमारा डाइवर्सिटी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो आप ये दोनों टर्म को तो आप जानते होंगे। हिस्टोरिकल मीन्स क्या? किसी भी जगह का जो हिस्ट्री होगा, एंड ज्योग्राफिकल क्या? कोई भी जिनमें आप पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ का ज्योग्राफी कैसा है, वहाँ का लैंड कैसा है, क्या वो हिली रीजन है, क्या वो प्लेन है, क्या वो कोई डेजर्ट है, बैरन है। तो इस तरीके के वहाँ किसी भी पर्टिकुलर रीजन का ज्योग्राफी कैसा है एंड वहाँ का हिस्ट्री क्या रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये डिसाइड करता है डाइवर्सिटी को कि वहाँ का डाइवर्सिटी कैसा रहने वाला है।
दोस्तों यहाँ पर इसी चैप्टर में ये हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को समझाने के लिए एंड इस टर्म्स को यूज़ करके बार बार क्वेश्चंस बनते हैं डाइवर्सिटी को लेकर के। क्या हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं किसी रीजन के डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो यस, आंसर क्या होगा? यस। अब ये इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी जो बुक है यहाँ पे 2 जगहों का यूज करते हैं। एक तो हमारा है लद्दाख एंड अनदर वन इज हमारा केरला है। इन 2 प्लेसेस में क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस है जो कि इन दोनों प्लेसेस की डाइवर्सिटी को शो करेगा? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में लद्दाख से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों मैंने किया है एंड इतने फैक्ट्स जो भी एक भी चीज़ों को मैंने स्किप नहीं किया है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बस यही सारी चीज़ें आपको मिलेगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें स्टोरी है, वो सारी चीज़ें समझाने के लिए दिया हुआ रहता है। दोस्तों लद्दाख के बारे में बात करते हैं। तो लद्दाख क्या है? एक ड्राई बैरन, पता है हम लोगों को कि ये माउंटेनियस हमारा डेजर्ट है एंड यहाँ पर बहुत ही कम नहीं के बराबर रेनफॉल होता है दोस्तों। तो एंड ये हमारा कहीं ना कहीं पूरा जो है स्नो में कवर्ड है। तो समर के सीजन में क्या होता है दोस्तों, यही स्नो क्या करते हैं, मेल्ट होते हैं। लोग यहाँ के जो पीपल हैं इसे उन लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं एंड इसलिए ये क्योंकि एक डेजर्ट है तो इसलिए यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको ट्रीज वगैरह नहीं मिलेंगे यहाँ पर। हमारा जो बड़े बड़े जो ट्रीज आप देखते हैं जो प्लेन एरिया में, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर लोगों का क्या इन लोग खाते पीते हैं, तो अब कोई भी जब इतना ज़्यादा ठंड एरिया रहेगा दोस्तों तो वहाँ पर ऐसे चीज़ें को कंज्यूम करेंगे जिनसे उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जो है हीट या फिर उन्हें गर्मी महसूस हो। तो इन लोग बटर, मीट एंड ये सारी चीज़ें को कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। दोस्तों यहाँ पर एक ज्योग्राफी का चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देती हूँ थोड़ा। यहाँ पे लद्दाख जो है वो एक हमारा डेजर्ट है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आपको अगर पता होगा तो आप बताइएगा कि कौन से हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल होंगे या कोल्ड डेजर्ट के। बहुत ही बेसिक एंड कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी बार बार मैंने इससे रिलेटेड फैक्ट्स यूज कर रही हूँ तो आपको पता चल गया होगा कि ये हॉट डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है। बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं दोस्तों, डेजर्ट से भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसी टेट में, तो इसलिए जानना जरूरी है कि डेजर्ट क्या होता है। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि डेजर्ट सिर्फ हॉट डेजर्ट ही हो। हम में से बहुत से लोगों को डाउट होता है कि डेजर्ट एक ऐसा रीजन होता है जो पूरा ड्राई होता है एंड पूरा हॉट होता है। ड्राई तो होता है दोस्तों, ये सही फैक्ट्स है, बट हॉट होता है। तो जरूरी नहीं है कि हॉट डेजर्ट ही हो, कोल्ड डेजर्ट भी होता है। एंड हमारे कंट्री का ये बेस्ट एग्जाम्पल है कोल्ड डेजर्ट का, लद्दाख ही होगा, मैं बता दी आपको। और हॉट डेजर्ट भी होते हैं, बट डेजर्ट का जो सबसे कौन से रीजन को डेजर्ट बोलते हैं, तो ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट इसके लिए यूज करता है कि ऐसा रीजन जहाँ पे बिलो 20 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है वैसी जगह को डेजर्ट बोला जाता है। मतलब जो एवरेज बेसिस पे रेनफॉल होता है 1 ईयर का जब लिया जाता है तो वो वहाँ यहाँ पे लेस देन 20 सेंटीमीटर होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना कम रेनफॉल होता है। इसमें क्या ही एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा, इंट्रीज वगैरह तो हो ही नहीं सकता है। उसके लिए रेनफॉल ज़्यादा होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं उनका, तो यहाँ पर आपको जनरली सीप एंड गोट्स मिलेंगे दोस्तों। एंड आप सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे एंड याद रखेंगे कि यहाँ पर गोट्स के वूल से है ना पश्मीना वूल निकाला जाता है दोस्तों। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पश्मीना वूल हमारे जो लद्दाख में गोट्स पाए जाते हैं उनसे निकाला जाता है ये। एंड उसके बाद फिर अगर आपसे पूछा जाएगा पश्मीना शॉल कहाँ पर चीफली ये वोवन किया जाता है, बनाया जाता है, तो आपको ये लद्दाख आंसर इसका नहीं होगा, कश्मीर आंसर होगा। जो लद्दाख के वहाँ के जो शेफर्ड होते हैं दोस्तों वो गोट से ये वूल निकालते हैं, जिसे सेल कर देते हैं कश्मीर के ट्रेडर्स को। एंड फर्दर जो कश्मीर के ट्रेडर्स होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, शॉल बनाते हैं, पश्मीना शॉल, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है एंड अच्छी क्वालिटी का होता है।
अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या किस तरीके का ट्रेड्स किया जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें पता है कि एक माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पे बहुत सारे पासेस होते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्योग्राफी का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि पासेस क्या होता है। तो ये माउंटेनियस रूट होता है दोस्तों, पहाड़ों में कट करके बनाए जाते हैं रूट्स होते हैं, जिनसे लोग एक शॉर्टकट तरीका होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने का, जो कि इजीली लोग यहाँ से ट्रेवल करके ट्रेड वगैरह किया करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि माउंटेनियस पासेस से बहुत सारे कैरावन्स गुजरते थे। ये कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री को एंड यहाँ की ज्योग्राफी को एग्जाम्पल दे करके आपको डाइवर्सिटी समझाने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसी रास्ते से लोग गुजरते थे एंड इन लोग क्या चीज़ों के साथ ट्रेड करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन लोग टेक्सटाइल लेकर के जाते थे इसी पासेस के थ्रू, स्पाइसेस को लेकर के जाते थे एंड सिल्क को लेकर के जाते थे। आप जानते हैं कि यहीं पर हमारा सिल्क रोड जो चाइना का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसी रूट से ट्रेड किया जाता था अगर हम लोग पहले के टाइम पे बात करेंगे। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसी रूट से जो हमारा बुद्धिज़्म है दोस्तों, बुद्धिज़्म रिलीजन जो है वो भी पहुंचा था हमारा तिब्बत, लद्दाख के थ्रू ही तिब्बत पहुंचा था हमारा बुद्धिज़्म रिलीजन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो लद्दाख को हम लोग एक और नाम से जानते दोस्तों, लिटिल तिब्बत। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन मिल जाएंगे। और इसमें लद्दाख से रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर केसर सागा क्या है, इसको यहाँ पर गाया जाता है एंड परफॉर्म किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक रिलीजन के ही लोग गाते हैं, परफॉर्म करते हैं। बुद्धिज़्म वाले भी गाते हैं एंड जो मुस्लिम लोग होते हैं वो भी गाते हैं, वो भी परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है आखिरकार, ये केसर सागा है क्या दोस्तों? तो ये कुछ नहीं है, जो हमारा तिब्बतन है वहाँ का ही नेशनल एपिक है दोस्तों। इसी को गाया और इसी को परफॉर्म किया जाता है लद्दाख में। तो ये सारे फैक्ट्स लद्दाख से रिलेटेड जितना भी इस चैप्टर में यूज हुआ है मैंने एक स्लाइड में आपको बता दी हूँ। इसमें आप इससे बाहर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एंड अब हम बात करते हैं केरला के बारे में। फिर लास्ट में आपको दोनों में इतने सारे डिफरेंसेस नजर आएंगे एंड यही हमारा एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का। दोस्तों अब हम बात करते हैं केरला के बारे में। अब देखिए, एक हमने लद्दाख ले लिया, वहाँ का ज्योग्राफी अलग था दोस्तों, वहाँ का जगह का जो हमारा फिजिकल जो फीचर्स होते हैं आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे वो अलग था, इसीलिए वहाँ पे लोग रह रहे थे अलग तरीके से। वहाँ पे उन लोग वुलन ड्रेसेस पहनते हैं सो दैट उन्हें ठंड कम लगे। उसके बाद फिर हम अब बात करें केरला के बारे में, तो यहाँ के लोगों का रहने का तरीका अलग है, इनका कल्चर अलग होगा, उनका कल्चर अलग था, उनका फूड पैटर्न अलग था। यहाँ के लोग खाना कंज्यूम करते होंगे डेली बेसिस पे, वो अलग होगा उनसे। यहाँ के लोग जो ट्रेड करते होंगे वो अलग चीज़ों के करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अवेलेबल होगा वही उन्हीं चीज़ों का तो ट्रेड करेंगे ना, और वहाँ पर जिन चीज़ें की अवेलेबिलिटी थी उन चीज़ों का ट्रेड करते थे। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे लोग अलग तरीके के फेस्टिवल्स एंड जो भी उनका कल्चर था वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ के लोगों का जो फेस्टिवल्स है वो डिफरेंट होगा। तो ये जो वहाँ के लोग लैंग्वेज अलग बोलते थे, यहाँ के लोग लैंग्वेज अलग बोलेंगे। तो ये सारे डिफरेंसेस क्या है दोस्तों, डाइवर्सिटी को शो कर रहा है। तो हम बात कर लेते हैं केरला के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो ये एक साइड से हमारा कहीं ना कहीं जो है सी से घिरा हुआ है और दूसरे साइड से हमारा हिल से सराउंडेड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है हमारा कि आप जानते हैं कि केरला को हम लोग है ना जो हमारा स्पाइसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर है। स्पेशली अगर आपको याद होगा, आप हिस्ट्री पढ़े हैं, तो जो हमारे यूरोपियन थे है ना, जो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने सी रूट का डिस्कवरी किया था दोस्तों, वास्को डी गामा, आज भी नो कि वो 1498 में कालीकट केरला ही आए थे वो, ठीक है। और यहाँ आकर के उनका किसने वेलकम किया था, जैमोरिन ने वेलकम किया था। तो ये सारे फैक्ट्स आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं दोस्तों। तो उनको भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट किया था दोस्तों, स्पाइस ही अट्रैक्ट किया था, क्योंकि यहाँ से वो बहुत ही चीप कॉस्ट में वो यहाँ से खरीदते थे एंड वो यूरोप भेजते थे। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वहाँ पे वो उसको सेल करते थे एंड बहुत खूब सारे पैसे कमाते थे। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से उनको देखकर बाकी सबको भी लालच आया एंड इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे, पहले अब हम बात करते हैं केरला के बारे में। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ब्लैक पेपर के लिए फेमस है,
एंड यहाँ पे कार्डेमम्स मिलते हैं, जो इलायची वगैरह होता है, क्लोव्स मिलते हैं, ये सारे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। केरला का हिस्ट्री इस तरह का रहा है दोस्तों कि बहुत साल पहले है ना 2000 ईयर्स अगो, इस टाइम से पहले यहाँ पे बहुत सारे है ना जो इस्लाम के लोग हैं वो भी आए थे। एंड क्रिश्चियनिटी के लिए तो आप जानते ही हैं कि फेमस है यूरोपियंस। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे हिंदुज़म का भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बाकी जो जुडाइज्म है इसके भी लोग मिलेंगे। तो ये सारे रिलीजन के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो वहाँ पर और यहाँ पर रिलीजन के डिफरेंसेस आ गए दोस्तों, लैंग्वेज के डिफरेंसेस आ जाएंगे क्योंकि लैंग्वेज भी डिफरेंट बोला जाता है। एंड अभी मैंने बताया कि वहाँ पे ट्रेड्स किसी और चीज़ के किए जाते थे, यहाँ पे ट्रेड्स जो स्पाइसेस हैं उसके किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के लोग जनरली खाते क्या हैं। तो यहाँ के लोग राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक जो पैटर्न है दोस्तों केरला का, वो इस तरीके का है कि यहाँ पे राइस खूब अच्छा खासा ग्रो होता है, तो लोग राइस खाते हैं। फिर सी है तो इसलिए फिश हो जाता है, तो फिश खाते हैं। तो क्या है, यहाँ पे फूड पैटर्न में भी डिफरेंसेस आ गया। उसके बाद फिर अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चिन्ना वाला क्या होता है दोस्तों, केरला में है ना एक फिशिंग नेट्स होता है जिसके थ्रू मछलियों को पकड़ने के लिए ये यूज करते हैं। तो चिन्ना वाला ये नाम कहाँ से लिया गया है, तो ये जो नेट है ना वो चाइना में भी यूज करते हैं, इसलिए चाइना से चिन्ना नाम लिया गया है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन किया गया है। तो चिन्ना वाला मीन्स क्या होता है, फिशिंग नेट्स। नेक्स्ट है हमारा चिन्ना चट्टी क्या होता है दोस्तों, इसे फिश को जो फ्राई करने के लिए जो यूटेंसिल यूज़ किए जाते हैं ना दोस्तों, जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं उसको हम लोग चिन्ना चट्टी बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि डाइवर्सिटी और किस तरीके से शो होता है दोस्तों। तो इसी बुक में, इसी चैप्टर में जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, ठीक है, एज वी नो कि जो नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किए थे, तो हम सभी को नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी हमारा डाइवर्सिटी को शो करता है। आप सभी जानते हैं जब नेशनल एंथम गाते हैं तो उसमें हर एक है ना इंडिया के हर एक अलग अलग जगहों के बारे में बात होता है, अलग अलग रिवर्स के बारे में बात होता है। मतलब पूरी कंट्री को एक है ना कंट्री का एक विभिन्नता को शो किया जाता है कि हमारा कंट्री जो है वो कितना डाइवर्स है, यहाँ पे कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, हर एक जगहों के बारे में, हिमालय, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसमें बताया गया है। ये भी हमारे कंट्री के डाइवर्सिटी को शो किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर केरला से रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक आप सभी को पता है कि जो ओनम होता है ये कहाँ का फेस्टिवल है, तो केरला का फेस्टिवल है। बच्चे जानते हैं कि ओनम केरला का फेस्टिवल है। तो ठीक है, यहाँ पर एक बोट रेस भी होता है, ठीक है। ये बोट रेस अगर पूछा जाएगा कि किस स्टेट से रिलेटेड है, ये तो याद रखना है कि ये केरला से रिलेटेड है, ठीक है। ये बोट रेस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों ओनम फेस्टिवल का। तो ओनम फेस्टिवल कहाँ से, ओनम फेस्टिवल इज रिलेटेड टू केरला एंड हमारा बोट रेस भी केरला से है। एंड ओनम फेस्टिवल के साथ आपको इसको कनेक्ट करना है, ये याद रखना है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कंट्री जो है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बिलीव करता है। एंड इसके जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश आए थे तो उस टाइम पे भी अगर कुछ भी उनके अगेंस्ट में कुछ करना होता था तो हर एक, चाहे वो कहीं मेल हो फीमेल हो, किसी भी रिलीजन के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई और रिलीजन के हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, या फिर मतलब हर एक तरह के लोग, चाहे वो किसी भी कोई किसी एक रीजन से आते हैं तो दूसरे किसी और जगह से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से सबने क्या किया, एक यूनिटी को शो किया। उनका कल्चर हो सकता है अलग हो, वो अलग तरीके की भाषा बोलते हो, लेकिन फिर भी एक साथ जुट करके क्या किया, उनका सामना किया एंड उनके अगेंस्ट अपना फ्रीडम है ना स्ट्रगल को रन किया। तो ये भी हमारा डाइवर्सिटी को शो करता है। तो ये सारे ही लास्ट में बताए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए इस चैप्टर में। एंड अभी जो मैंने बताया कि इंडियाज नेशनल एंथम, ठीक है, इंडियाज नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय हूम, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर भी ये हमारा मेंशन किया गया है और पूछा कि कैसे ये डाइवर्सिटी को शो करता है। तो उसमें आज भी ना उसमें बहुत सारे अलग अलग इंडिया के रीजन्स को बताया गया है एंड वहाँ की जो खूबियाँ हैं उसको दिखाया गया है, उन्हें बताया गया है। तो इस तरीके से वो डाइवर्सिटी को शो करता है।
दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर है ये खत्म होता है एंड इसके जो भी पूरे चैप्टर्स के हर एक पॉइंट्स को मैंने कवर किया है, कुछ भी मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।